अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या उन्हें लाया जाएगा? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि बस नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी खामोशी हमें नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पहले हमें लग रहा था कि थोड़ी सी पैनिक का शिकार हुई, उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए। तो अब उनकी जानिब से कोशिशें शुरू की जा रही हैं और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। साथ ही फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट खुद से नोटिस लेती और जो गारंटर थे नवाज शरीफ साहब के, जिन्होंने बयानी हल्फी दिया था, शहबाज शरीफ साहब, उनको पकड़ती और उनसे पूछा जाता कि आपने बयानी हल्फी दिया था और अब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए हैं। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे और अब 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। 2 साल के बाद अब हुकूमत को ख्याल आया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है। 4 हफ्तों का तकरीबन वो वक्त लेकर गए थे लाहौर हाई कोर्ट से कि 4 हफ्तों में इलाज करवा के वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब 2 साल से ऊपर गुजर चुका है। अब हुकूमत कितनी संजीदा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में और इस सिलसिले में अभी तक क्या कुछ किया गया है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा पीडीएम का महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च। उसकी तारीख है 23 मार्च। 23 मार्च को अगर पीडीएम का लॉन्ग मार्च होता है तो 27 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है। तो उसमें शिरकत फिर किस तरह से पॉसिबल बनाएगी पीडीएम की जमातें? अब महंगाई मार्च होगा या नहीं होगा, ये हमारा सवाल होगा। और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि पहले हम इस्तीफे इसलिए देने की बात कर रहे थे कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो हासिल की जाए, लेकिन अब हम जो असम्बली की रुकनीत है उसको ताकत बनाकर हुकूमत को हासिल करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। जब इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खेलदास कोहिस्तानी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे और रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। सर, क्या किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? पहले तो हमने देखा कि इस तरह से कोई बात नहीं की गई, बल्कि सिर्फ यही कहा जाता था हुकूमत की जानिब से, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कि वो चले गए बाहर इलाज करवाने के लिए लेकिन वापस नहीं आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था कि हुकूमत कुछ कर रही है। लेकिन नून लीग के रहनुमाओं ने जब ऐसा तासुर दिया और ये कहना शुरू किया कि वो बस वापस आने वाले हैं, तो फिर हुकूमत भी एक्टिव हमें नज़र आई। तो कितनी संजीदा है फिर हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? देखिए, हुकूमत तो हमेशा से संजीदा थी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए थे ये बड़ा वाज़ेह मतलब एक रिफ्लेक्शन थी सिस्टम की कि सिस्टम उनके पीछे खड़ा था। अदालत को जितनी उनसे हमदर्दी थी या अदालत से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको जितनी उनसे हमदर्दी थी, जिस तरह के सवाल कभी तारीख़ में नहीं पूछे गए कि अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो भाई जान तो अल्लाह ताला ने लेनी है। एक बंदे को घर में 17,000 कनाल के घर में बैठे हुए, उसके अपने को 200-400 गार्ड हों, उनके दरमियान बैठे हुए कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार कैसे हो गए? लेकिन अदालत हमें इस तरह की पूछ रही थी और मीडिया में तूफ़ान आया हुआ था शायद कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो एक इस मुल्क में तारीख में एक बिटरनेस थी, मौजूद थी ऑलरेडी। वो भुट्टो साहब की फांसी की मौजूद थी, तो हमें मतलब उसकी आज तक असरात हैं पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे। तो हमने आप कह लें कि इसमें जिसे कहते हैं कि लाइटर व्यू लिया कि हम यू कैन से कि अदालत के फ़ैसले को मानते हैं। हमने अदालत के फ़ैसले पे या अदालत जो कुछ भी करती है हमने सरे तस्लीम हम किया और हमने उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सो अदालत ने उनको बाहर भेज दिया। अब बाहर भेजा तो वहाँ पे जाके वहाँ यहाँ से 8 हफ्ते का इलाज करवाने गए थे। वो 8 हफ्ते का इलाज करवाने गए थे और बहुत सारे लोग उनकी ज़मानत दे रहे थे। उनके शहबाज शरीफ ने लिख के दी, लेकिन ज़मानत बहुत सारे मीडिया के लोगों ने, बाकी लोगों ने, बड़े लोग ज़मानत दे रहे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ना आए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनमें एक हामिद मीर भी शामिल थे। सो आप कह लें कि हमारा ख्याल था ये वापस आएंगे। लेकिन जो दूसरा ये था कि इस बात में हमें नहीं डाउट था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। कितने बीमार हैं इस बात पे डाउट था, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल बीमार नहीं है। यहाँ से नवाज शरीफ साहब जब गए साहब, ऐसी इतलात भी थी कि आपके अपने विफाकी वुज़रा जो हैं वो बहुत ज़्यादा, शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं, उनके बारे में ये खबर भी बाकायदा रिकॉर्ड पे थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इनको बाहर जाने दें, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपकी अपनी पार्टी में भी ये तासुर तो था कि वाकई में इनको जाने देना चाहिए, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है?
देखें, ये आप कह लें कि मैं लाहौर में रहता हूँ, सर्विसेज अस्पताल में आप कह लें साथ ही है यहाँ पे। तो सर्विसेज अस्पताल में आप मेरे वाकिफकार लोग भी मौजूद थे उन दिनों। तो मतलब लगता था कि ऐसा मियाँ साहब बीमार हैं, इतना ड्रामा नहीं कर सकते। और मतलब मुश्किल था ना ड्रामा कहना, एक बंदा 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा हो पाकिस्तान का, और वो उसको वो प्लेटलेट्स जो हैं वो इतने कम हो जाएं, सारे टेस्टों में वो आ रहे हों, तो बंदे को डाउट तो हो जाता है कि शायद वाकई बीमार हों। तो शायद का भी आप कह लें कि शायद भी अगर हो तो फिर भी ये चांस लेना कि किसी बंदे को मरने दें या अपने ज़िम्मे ले लें या एक बिटरनेस क्रिएट कर दें पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो मुनासिब नहीं था। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी इज्जत नहीं रखी कि जहाज़ में बैठते ही वो शेर हो गए और दूसरी तरह वो सीना चौड़ा करके। तो उन्होंने अपने जो वोटर थे या जिन लोगों ने उनकी कस्में खाई, जिन लोगों ने उनके बीमार होने की गारंटियां दी, तसल्ली दी, जिन डॉक्टरों ने तसल्ली दी कि ये वाकई बीमार हैं, जहां जो कुछ भी 2 नंबरी की थी उस सारे को एक्सपोज कर दिया उन्होंने, और अपने आप को ज्यादा एक्सपोज किया के खिलाफ कि कुछ हुआ वहां तो नहीं। जाके आप ही कह रहे हैं कि दो नंबरी की, तो उस बोर्ड को पकड़ा जाए ना डॉक्टर्स के, जिन्होंने कहा था कि वाकई में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आपकी अपनी वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मीडिया के सामने के कहती रही, उनसे पूछा किसी ने कि मैं थोड़ा टेक्निकल, अच्छा आयशा, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मेरी लैब्स हैं कई, मैं आपका पढ़ा इस मामले में केमिस्ट हूँ। तो मुझे आप कह लें बात लंबी हो जाएगी, टेक्निकल हो जाएगी, वो थोड़ी सी मैं करना नहीं चाह रहा उस तरह। लेकिन बर मिसगाइड किया जा सकता है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जो अगर ब्लड में सैंपल में डाल दिए जाएं तो किया जा सकता है, बट इस तरह के बंदे से तो नहीं की जा सकती कि साबिक 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म रहो 2 नंबरी करे ब्लड सैंपल के साथ। ब्लड सैंपल के साथ इन्होंने प्ले किया, ब्लड सैंपल के साथ प्ले किया। लेकिन जाके चलो आप रखो कि भाई कोई अस्पताल जाओ, कोई इलाज कराओ, छोटा मोटा, लोगों को शर्मिंदगी ना हो, जिन्होंने आपकी जमानत दी थी, जिन्होंने कहा था, इवन शीरी मजारी को शर्मिंदगी ना हो, वो उसके सामने जब हम कहते हैं शीरी मजारी के कि आप तो रोती थी, तो वो भी शर्मिंदा होती है। तो मैं समझता हूं कि उन्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो फिर अचानक जब मियां साहब का वीजा एक्सपायर हुआ, वहां पे पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, अचानक मुस्लिम लीग नून उनको किंग कांग बनाने की कोशिश कर रही थी। वो किंग कांग बनाने की कोशिश कर रही थी, तो हमने उन्होंने कहा कि हुकूमत बड़ी डरी हुई है, ये वो। तो हमने कहा जी हम उनको लाना चाहते हैं, तो हम लेके आते हैं। यही तो सवाल है कि 2 साल के बाद, और उन्होंने जब कहा कि अब वो वापस आने लगे हैं, यही मेरा सवाल है कि 2 साल के बाद आपको क्यों ख्याल आया ये? अगर आप कह रहे हैं कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, तो ये नजर तो आ रहा था ना, इत्तलात आपके पास होती है, तो पहले ये कोशिश क्यों? दो बातें आयशा, 2 बातें। एक तो ये कि जिस तरह सिस्टम ने उनको भेजा, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो सिस्टम हमारी मदद करेगा इसमें, एक बात। दूसरी बात कि आपका लंदन हो या आयरलैंड हो, ये मनी लॉन्ड्रर की जन्नत है। यहाँ पे गरीब दुनिया से $1350 अरब सालाना जाता है अमीर दुनिया में, जो मनी लॉन्ड्रर की जन्नत है, जहाँ पे सेफ हेवंस हैं करप्ट लोगों की, वहाँ पैसा जाता है और कभी वो अपने लोगों को मायूस नहीं करते, उनके पैसे वापस नहीं करते या उनको वहाँ की तो मिसालें देते हैं वजीर आजम, वहाँ के सिस्टम की तो वजीर आजम साहब हमें मिसालें देते हैं। अगर वो सेफ हेवन है करप्ट लोगों की, तो फिर वहाँ अपने लोगों के लिए उनकी मिसालें देनी चाहिए। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों पे तो जो कुछ उन्होंने किया है, हमें भूख से मारा, बंगाल में 1.25 लाख लोग भूख से मर गए, ये इन्हीं लोगों ने मारे थे, हम पे कब्जे किए उन्होंने, हमारे लोगों को कत्लेआम किया। यहां से आज भी पैसे लूट के ले जाते हैं, पहले भी लूट के जाते थे। हम तो उनको करप्ट समझते हैं, भाई अपने लोगों के लिए वो अच्छे हैं, बाकी तो वो 2 नंबर लोग हैं। यहाँ पे आके जमहूरियत सिखाते हैं, वहां पे अल्ताफ हुसैन ने हजारों कत्ल करके गया, बिठाया हुआ उन्होंने, आज तक वापस नहीं किया। ये लोग, ये मनी लॉन्ड्रर की जन्नत है, ये करप्ट लोग हैं, ये अपने खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं, अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, हमारे जैसे बुरे हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। ठीक है चीमा साहब। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद। जी सर, बताइएगा क्या वापसी है नवाज शरीफ साहब की, क्या प्रॉब्लम क्या है, उनकी रुकावट क्या है उनकी वापसी के लिए? मेरा वीडियो आ रहा है, अगर प्रोड्यूसर बताए। नहीं आ रहा सर, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। देखें, बात यह कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए हैं तो हुकूमत की मर्जी से गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब वो बीमार थे, इनके हिरासत में थे, और हिरासत में थे इलाज के लिए, सर्विस अस्पताल ये खुद लेकर आए थे। शौकत खानम के डॉक्टर फैसल साहब भी, उन्होंने भी कहा, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, कराची के डॉक्टर शमसी साहब जो उन्होंने भी इनको कहा। तो ये सारी जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, पंजाब हुकूमत इनकी अपनी थी, इन्होंने ये खुद बेहतर समझा कि उनका इलाज बाहर होना चाहिए। तो फिर ये वो
बाहर चले गए। अब ये इनकी आदत है पुरानी, इन्होंने हमेशा बीमारियों पे सियासत की है। बीमारी आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाऊं, इनके इखलाक की कदर और इनके इखलाकियात के जो ये है पीटीआई ने जो बुनियाद रखी है। बेगम कलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो इन्होंने कहा कि वो बीमार नहीं है। ये अस्पतालों में जाके हमले किए, जाके रूम तक वो गए। इतने ये गिरे हुए इंसान है, इतने इनके पार्टी ने ये कल्चर एक पैदा किया है पाकिस्तान में इन्होंने। तो इनकी आदत, इनकी ये जो अपनी सियासत में इतने अंधे हो गए, इतने मतलब मकरू चेहरा है इनका, तो इनको कोई फिक्र नहीं होता कि किसी इंसान की बीमारी पे कभी सियासत नहीं की जाती है। हालांकि आपको पता होगा जब इमरान खान स्टेज से गिरे थे, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त अपनी कैंपेन जो पीक पे थी उन्होंने वो मुलतवी की और वो खुद गए, उनको उनकी हमदर्दी भी की। तो हम तो वो लोग हैं, मगर इन लोगों ने जो बुनियाद रखी है। अब नवाज शरीफ साहब बीमार है, उनका इलाज वहाँ लंदन में जैसे गए, कोविड आ गया, सबको पता है। आज भी नया वेरिएंट आ गया है, तो उनका इलाज चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो वो जब भी आएंगे, जब उनको डॉक्टर इजाजत देंगे, वो खुद अपने आप को फिट समझेंगे। अच्छा, डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत है, ठीक है। लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब चंद रोज पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने तो आके मीडिया पे कहा कि बस किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और मैं लंदन जा रहा हूं और हो सकता है कि वो मेरे साथ ही वापस आ जाएं। तो वो कहते हैं कि किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं और आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत है। तो क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है ना कि वो आना चाह रहे हैं या किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं। कब तक हम तवक्को रखें उनके वापस आने की? मैं आपको बताऊं, जो खुशहाल पाकिस्तान था, तरक्की याफ्ता, टेक ऑफ कर रहा था, पाकिस्तान की मईशत जा रही थी, जब इनको लाकर इक़्तिदार में बिठाया गया, प्राइम मिनिस्टर की मुनसब पे बिठाया गया, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत सब कुछ तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान की अवाम जो है रो रहे हैं, वो नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल वर्कर जो भी पार्टी का हो या सपोर्टर है, हर किसी की ख्वाहिश है कि एक मसीहा है, वो है नवाज शरीफ। वो ही आकर इस मुल्क को भंवर से निकालेगा, वही इस मुल्क का। दिस इज द टाइम ना कोहिस्तानी साहब कि वो वापस आए। अगर कौम उनको बहुत ज्यादा याद करी है तो आपको नहीं लगता कि उनको फौरी तौर पे वापस आना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, अयाज सादिक का भी दिल धड़कता है, नवाज शरीफ का मेरा भी धड़कता है, जो मैं कारकुन हूँ, मेरा जो पीएमएलएन का सपोर्टर है उनका भी धड़कता है। बल्कि अब पूरी पाकिस्तानी कौम याद कर, हम जब निकलते हैं किसी भी जगह पे पब्लिक में, हमें लोग मिलते हैं, वो हमें कहते हैं नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, वो महंगाई नहीं थी। वो सारे जो अपने आम आदमी जो रोना धोना है, वो बताता है कि इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, नवाज शरीफ आ जाए। तो बात यह कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान पुकार रहा है, वो बिल्कुल आएगा जिस दिन हम वो खुद बेहतर समझेंगे कि अब इलाज मेरा हो गया है, अब मैं जरूर आऊंगा। तो ये मेरी भी ख्वाहिश है, की भी है, बाकियों की भी है, हम सब चाहते हैं। ठीक है कोहिस्तानी साहब, ठीक है। कामरान मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। तो सर, ये उनकी ख्वाहिश है या फिर वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आएँ? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ। ये मुतालबा भी है कि उनके लिए आने के लिए आसानी पैदा की जाए और इस तरह के बेजा मामला जो है ना वो किए जाएं। ठीक है, अगर केसेस हैं वो केसेस अपने वो होते रहेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे, मगर ये है कि उनके लिए हर्डल्स क्रिएट ना की जाएं मुल्क के अंदर भी और आने के अंदर। किस तरह की हर्डल्स हो सकती हैं या आपको क्या लगता है कौन सी हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं उनके लिए? देखिए, हर्डल्स देखिए, अब आपने देखा होगा कि मियाँ साहब के आने के हवाले से शहबाज शरीफ के लिए जो ना वो प्रॉब्लम्स पैदा करने शुरू कर दिए गए कि जी आप ज़मानत बने थे और अब जो ना वो आप उस ज़मानत के लिए जो है ना वो करें। तो ये जानबूझ के जो है ना नैब को कभी इस्तेमाल किया जाता है, जब कभी शहजाद अकबर साहब को इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको आने दीजिए, माहौल बनाइए। ठीक है, अगर उन्होंने कोई उनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं वो उसको फेस करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जो भी कानून अपना रास्ता लेगा, जो भी अदालतों का फ़ैसला होगा वो उसको हर एक को मानना पड़ेगा। इवन अगर दिल से ना माने तो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड यही है। मगर जो है ना वो हुकूमत जो है वो अदारों का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दे और कानून को इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना इस्तेमाल करें।
अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, नवाज शरीफ साहब गए थे 8 हफ्तों के लिए अपना इलाज करवाने के लिए, और अब अगर वो वापस आते हैं मौजूदा हालात में तो हुकूमती रहनुमा भी हैं जो हैं वो ये कहते हैं कि वो सीधा जाएंगे कोट लखपत जेल। तो मौजूदा सूरत हाल में उनकी वापसी का मतलब है कि जेल जाना, तो फिर पीडीएम की सियासत को इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, या इस पर क्या JUIF सोचती है? देखिए मैं तो JUI का वर्कर हूँ और पीडीएम की सियासत जो है ना वो ज़ाहिर है वो इस बात से इस तरह से मशरूत तो नहीं है, मगर अगर मुझे एक ओपिनियन लेंगी लीगली स्पीकिंग कि वो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए इन हालात में वापस आएंगे तो ज़ाहिर है कि उनको एक दफ़ा जेल में जाना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि जो उनकी अपीलें थी वो डिसमिस कर दी गई थी उनके ना पेश होने की वजह से, मगर राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ है, यानी उन अपीलों को ज़िंदा किया जा सकता है बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन फ़ाइल होगी उसके बाद फिर बेल के लिए भी, मगर एक दफ़ा मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक दफ़ा जो है ना ये शायद इस तरह से प्रॉब्लम होगा, मगर इसका भी हल है, मौजूद है, कानून रास्ते देता है। अगर बेजा हर्डल्स क्रिएट ना की जाए तो फिर वो रिसरेक्शन पहले भी हो सकती है, उसमें ये भी कहा जा सकता है कि उनको कोई प्रोटेक्शन दे दी जाए अपीयरेंस के लिए और वो अपीयर हो जाए, तो रास्ते बन सकते हैं, मगर माहौल इसका बनाया जाए और किसी भी सियासी लीडर को मुल्क के अंदर होना वो मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। अच्छा आप माहिर कानून भी है, अभी आपने खुद भी जिक्र किया इसका, तो ज़रा ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब जामिन बने थे और जितने वक्त के लिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में कोई कार्रवाई होती है तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे शहबाज शरीफ साहब को अगर बुला के पूछती है लाहौर हाई कोर्ट, या फिर शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजा जा सकता है? नहीं, जेल नहीं भेजा जा सकता। ऐसा है कि कोई शख्स जब किसी के लिए जामिन बनता है तो जमानत उसकी इसलिए है कि वो उसको पेश करेगा, और फ़र्ज़ करे कि वो पेश करने में नाकाम रहता है तो वो जो ज़मानत जितनी अमाउंट की है एट दी मोस्ट वो या उससे कुछ कम जो है ना वो ज़ब्त की जा सकती है। तो अगर कोई लाइबिलिटी अगर शहबाज शरीफ साहब की बनती है तो लीगली स्पीकिंग वो इतनी ही बनती है कि वो जो ज़मानत उन्होंने दी थी जिस अमाउंट की वो ज़ब्त हो सकती है या उसका कोई हिस्सा ज़ब्त हो सकता है। ये नहीं कि उनकी जगह पे जो है ना वो दूसरे को जेल में डाल दिया जाएगा। ये माइंड सेट है ये हमारे दोस्तों का जो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में कि जी वो नहीं आएंगे तो वो उनको इस तरह से डाल देंगे। ये हर एक के लिए आस्तीनें इन्होंने चढ़ाई हुई हैं और इसी तरह से मुल्क का जो ना बेड़ा गर्क किया है इन्होंने गुज़श्ता 3.5 सालों में। ठीक है चीमा साहब, माहौल साजगार किया जाए, हर्डल्स ना क्रिएट की जाए, तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। देखें, आप कह लें नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को। जो बंदा रिप्रेजेंट करता है उसे आना चाहिए। दूसरी बात कि एक वादा करके गए हैं कि मैंने इलाज कराना है, वो करवा नहीं रहे, उन्हें आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि यहाँ कानून जो है उनका इंतज़ार कर रहा है, कानून को आके उन्हें फेस करना चाहिए। तो जहाँ पे उनके सहूलतकार बाज़ जगह लोग बैठे हुए हैं वहाँ से वो क्यों डर रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। और दूसरी बात मैं सच्ची बात है, कामरान साहब बड़ा अच्छा बड़े पोलाइट आदमी है, इस तरह बात करने का मज़ा आता है। खेलदास साहब ने 2-3 बड़े गंदे लफ्ज़ बोले हैं। मैं अब मतलब माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। देखें, आप कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को लोग याद कर रहे हैं, भाई उसने पैसे लूटे हुए लोग याद कर रहे हैं, देने हैं, उसने भगौड़ा है, यहाँ का मुजरम है वो। आप कह रहे हैं कि झूठ बोल के गया है, वहाँ पे लोगों से चोर, काला भी चोर कहता है, गोरा भी चोर कहता है, चीनी भी चोर कहता है, अंग्रेज़ भी चोर कहता है, आप कह लें कि नेग्रो भी चोर कहता है, उसे सारी दुनिया से चोर कहती है। तो वहाँ से छोड़ के आ क्यों नहीं रहा? शहबाज शरीफ का बेटा यहाँ पे उसको इतवार को जमानत मिल जाती है, छोटा बेटा 3 साल हो गए भागा हुआ, वापस नहीं आया। दामाद उसका आप कह लें कि उसका फ्रंटमैन था, वापस नहीं आया। आप इतने बाइज्जत ना बने और दूसरों को कभी घटिया, छोटा, गिरे हुए। मैं आपके बारे में कोई 100 लफ्ज़ इस तरह का बोल सकता हूँ, मुनासिब नहीं है, बुरी बात है। आपके पास अगर कोई नॉलेज है, कोई दलील है, कोई अकल है तो उससे बात करें। ये जो गाली देना, बुरा लफ्ज़ बोलना, फिर हमें कहना कि कल्चर हमारा खराब है, ये इल्जाम आपके ऊपर ही, ऑपोजिशन आपके ऊपर इल्जाम लगाती है ये पीटीआई की गवर्नमेंट पे। नहीं, हम दलील से
देखें दो बड़े गंदे गंदे लफ्ज बोले उन्होंने, यहाँ हम दलील से बात करें। सो मैं तवक्को करता हूँ कि हम बाकी का प्रोग्राम दलील से करें। हम अपना ना किसी को खुश करने के लिए, मैं यहाँ किसी को खुशामद करने के लिए बैठा, मैं दलील देने के लिए बैठा हूँ कि हम हमारी हुकूमत का क्या अच्छा है और आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे कैसे बेटर हैं, आप ये प्रूव करें। मुझे गंदा लफ्ज बोल के तो आप ये नहीं प्रूव कर सकते, आप तो अपना आपको एक्सपोज करेंगे। सो मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के मफरूर हैं। तो जो मफरूर है उसके बारे में चलो नवाज शरीफ साहब ही हम कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, और आप हमें अदरवाइज कहना शुरू कर दें तो फिर यार क्या हम कोई गूंगे हैं, हम कोई आप कह लें कोई डरते हैं आपसे? या मैं तो लाहौर में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे उनकी बदमाशी थी, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ कारोबार करता हूँ। हर्डल्स जो क्रिएट की जा रही हैं, वो कह रहे हैं जब तक हर्डल्स ये क्रिएट की जाती रहेंगी तब तक तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, तो फिर आप लोगों को ही लेकर आना पड़ेगा। उसका जवाब मैंने पहले दिया है कि कामरान साहब बिल्कुल जानते हैं कि यहाँ उनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, हर्डल कौन क्रिएट कर रहा है, उनको तो सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। तो सच्ची बात है, मुझे बड़ा ही अफसोस है कि ये जो अदारे हैं वो सिक्योरिटी के हों, वो आप कह लें कि प्रोसिक्यूशन के हों, वो इंसाफ के हों, बेंच हो या बार हो, अदारों को अपनी अपनी इज्जत बहाल करनी चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए, ना कि किसी खानदान को, किसी फर्द को, किसी हुकूमत को, मेरी हो, नवाज शरीफ साहब की हो, किसी और की हो, उसको सर्व ना करें। खानदानों को सर्विस करना अदारों का काम नहीं है। इस मुल्क का हमारा दुख ये है, इस मुल्क के लोगों का दुख ये है कि इस मुल्क के अदारों ने शरीफ खानदान को सर्व किया है और शरीफ खानदान ने उनको सदर बनाया है, गवर्नर बनाया है, और चीमा साहब खरीदा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया है। कोहिस्तानी साहब, आप सुन भी रहे हैं चीमा साहब की बात, उनकी बात का जवाब भी दीजिएगा। और एक और बात, जब भी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाते हैं या फिर बाहर हों तो, और जब वापस आने की बात करते हैं तो एक ऐसा तासुर मिलता है कि पता नहीं कोई डील हो गई है इदारों के साथ। इस बारे में क्या कहेंगे? ये डील का तासुर हमेशा क्यों मंसूब कर दिया जाता है नून लीग के साथ कि ये डील करके बाहर जाते हैं और डील करके मुल्क में वापस आते हैं? देखें, चीमा साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है और इनको ये मुझे जो उन्होंने बात की कि इन्होंने बड़े गंदे अल्फाज कहे हैं, मुझे चीमा साहब सिर्फ ये बता दे, दिल पे हाथ रखे के बता दे कि ये क्या ठीक था कि बेगम कुलसूम नवाज अस्पताल में दाखिल थी, इमरान खान ने उस पर सियासत की, इमरान खान ने कहा वो बीमार नहीं है, फिर इनके बंदे गए हॉस्पिटल में। क्या ये दुनिया की अखलाकियात या हमारे मुआशरा ये इजाजत देता है, या ये हमारी तहजीब है, ये हमें बड़ों ने सिखाया है? मुझे ये अगरचे ये नहीं है तो मैं अपने अल्फाज भी वापस लूंगा, बल्कि माफी भी मांगूंगा। ये आपके आने प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मगर इन्होंने ये सब कुछ किया है। और जो इन्होंने कंटेनर पे इनके कायद ने पाकिस्तान के सियासतदान, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी नकलें उतारी है, उनको गालियां दी और उनके लिए जो अल्फाज कहे हैं क्या वो उन्होंने नहीं कहे हैं? तो वो ये बता दें चीमा साहब। तो ये कहते हैं कि कल्चर, हाँ आपने कल्चर मुतारफ कराया है। आज असेंबली चल रही है, ये आपकी वजह से नहीं चल रही है। कभी हुक्मरान हमेशा सर झुका के चलते हैं, ये हुक्मरान ऐसे अपोजिशन को गालियां देते हैं, एहतजाज पे मजबूर करते हैं, ये कहते हैं आओ हमसे आके लड़ो, और खुद आप उनका रवैया देखो। और ये इन्होंने 50 तर्जुमान वजीर आजम ने रखे हुए हैं कि आप जाके झूठ बोलो, इल्जाम लगाओ, गालियां दो, चोर चोर का चूरन भेजो। तो कोहिस्तानी साहब मेरे सवाल का जवाब भी दे देना। मैं ये जो डील का तासुर है, ये जो डील का तासुर, ये सारा हुकूमत का क्या कराया है। नवाज शरीफ को अगर डील करनी होती तो मुझे बताए, वो जब 2017 में वजीर आजम के कुर्सी से नहीं उतरते, नवाज शरीफ ने 90 से नो कहना शुरू किया है। तो नवाज शरीफ आज भी नवाज शरीफ चाहता है कि ये मुल्क आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ चले, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। तो नवाज शरीफ अगर चाहते तो वजीर आजम हाउस खाली नहीं करते, वो हमेशा वजीर आजम होते। नवाज शरीफ को अगर डील करनी होती तो वो जेल में बेटी समेत नहीं जाता, वो पाकिस्तान वापस नहीं आता। दुनिया की तारीख में मुझे बता दे कि कोई किसी को सलाह हुई हो, लोग यहाँ से भागते हैं जाते हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर आए, मरियम नवाज साहबा के समेत जेल में गए, और कानून का जो एहतराम नवाज शरीफ साहब ने किया है, मैं आपको बताऊं 100-200 से ज्यादा पेशियां भुगती है। वजीर आजम होने के बावजूद भी ये 20 ग्रेड के अफसर के सामने वो जाके पेश हुए हैं, और कानून का हमेशा हमने एहतराम किया है, हमारी लीडरशिप ने एहतराम किया है, अदालतों के फैसलों का एहतराम किया है। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ किसी कानून से, वो अभी भी आके कानून के सामने। परवेज मुशर्रफ साहब से डील करके बाहर नहीं गए थे मुल्क से?
पहले वो इनकार करते रहे, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने वो जो मुआहिदा था वो लाकर मीडिया के सामने रख दिया कि ये देखिए 10 साल का मुआहिदा करके गए हैं, माफीनामा लिख के गए हैं। मुझे बताएं, दुनिया में ये होता है कि वजीर आजम को बंदूक की जोर पे वजीर आजम हाउस से निकाला जाए, उनको जेल में रखा जाए, उनको उनके तशद्दुद किया जाए? मैं आपको उस बात का जवाब दे रही हूँ कि आप कहते हैं कि कभी डील नहीं की, कभी भी इस तरह से डील का या डील का नहीं सोचा, लेकिन डील की बात अगर हम पास में देखें, प्रॉब्लम यह है कि जिस वक्त वो होती है डील, उस वक्त वो सामने नहीं आती, बल्कि चंद सालों के बाद सामने आती है, पहले उससे इनकार किया जाता रहता है। अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी चले, कंप्लीट कर लें। रिकॉर्ड को दुरुस्त करने दें। देखें, ये सब कुछ किया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला गया, पनामा का ड्रामा रचाकर अकामा पे उसको निकाला गया। साकिब निसार की ऑडियो हो या परवेज जो जज था उसकी वीडियो हो या बशीर मेमन साहब के जो बयानात हो, आपको मैं कहता हूं कि अब सारी गवाहियां सब कुछ आ गया है कि झूठे केसेस थे। सारा ये नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से और इस मुल्क के जो बेड़ा गर्क किया है इन फैसलों से, तो मैं समझता हूँ ये झूठे केसेस हैं। डील का कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे अवाम की ताकत से आएंगे और किसी की ताकत को वो मानते ही नहीं है। नवाज शरीफ अगर अवाम की ताकत ना मानते तो वो वोट को इज्जत दो का नारा ना लगाते। वो और भी पाकिस्तान में मौजूद है जो इक़्तिदार बातचीत से लेते हैं, मगर नवाज शरीफ ने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है और उस जदोजहद में आज भी खड़े हैं। आज पीडीएम अगर बात कर रही है तो वो यही जदोजहद है। तो मैं समझता हूं नवाज शरीफ की डील अवाम से है, बाकी किसी ताकत। ठीक है। पीडीएम की आपने बात की, हमें पीडीएम की सियासत और पीडीएम का आगे का लाएहमल क्या होगा, महंगाई मार्च होगा या नहीं होगा, इस पर हमें बात करनी है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कामरान मुर्तजा साहब से आएंगे अपने अगले सेगमेंट का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि JUIF जैसी जमातों को इक़्तिदार मिलना या फिर उनका इस तरह से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं, वापस आएंगे फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तमाम जो इस वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह का जो हो रहा है, फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और बड़ी सियासी जमातों को मिल बैठ के आगे चलना। जी नाज़रीन, आपने सुना फवाद चौधरी साहब की बात। कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब ने पहले भी इस तरह की बात की थी और अब एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि फ़िरका वारियत की सियासत जो है, जो JUIF करती है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। जिस हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन का ये हाल हो तो उस हुकूमत पे जो है फातिहा पढ़ने पे दिल करता है। बात यह है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किसी हुकूमत का एक चेहरा होता है और वो लगता है कि वो सिर्फ हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर इस तरह के लोग इस तरह की नुमाइंदगी करेंगे कि उन जमातों के हवाले से जिन्होंने कभी फ़िरका वारियत नहीं फैलाई, जिन्होंने बड़ा नरम अल्फाज में जो है मामलात को हमेशा जो है ना वो डील किया है, उनके बारे में इस तरह की राय का इज़हार करेंगे तो उन पे फिर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये मांगे तांगे के लोग हैं, पीपल्स पार्टी से लिए नून में जाने के लिए बेताब, इधर जो है ना वो दरमियानी मुद्दत के लिए जो है वो वन टर्म के लिए ये यहाँ पे जो है ना तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है ना ये स्टेक होल्डर नहीं हुआ करते। ये देखेंगे कि जिस वक्त जिन हालात में जहाँ पे भी उनको सूट कर रहा होगा ये वहाँ चले जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ के साथ अगले इलेक्शन में ये लिख के ले लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर जो है जो आज के हैं ये इनके साथ नहीं होंगे। तो जब इस तरह के लोग होंगे और इस तरह की बातें करेंगे, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जेलम के इलाके में JUI का वोट बैंक होता तो ये JUI में शामिल हो गए होते आज तक। तो अच्छा। इनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, 23 मार्च को आपकी जमात या PDM ने ऐलान किया है महंगाई मार्च करने जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा फिर से इस बात को दोहराया कि हम लाजमी 23 मार्च को ये मार्च जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन 27 मार्च को दूसरा मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का, तो कैसे पॉसिबल होगा सर?
देखिए मौलाना जो है वो अजीम तर मकासद के लिए जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। पहले भी जो है वो उनके जहन में ये था कि ये इसमें जो है ना बजाय ये कि छोटे मोटे इलेक्शन की उसमें जो है ना वो झंझट में पड़ने के, ये बेहतर मकासद के लिए जदोजहद की जाए और इस हुकूमत से जिसने अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इससे जान छुड़ाई जाए। मगर बहरहाल वो भी एक दस्तूरी जो है रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट पे चूँकि बतौर एक सियासी पार्टी के इस इलेक्शन के अमल में हम उस जाने से इनकार नहीं कर सकते थे, तो हम गए हैं और कामयाबी आई है। अब ये देखते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट किस तरह से मुमकिन होगी इस इलेक्शन में कि एक तरफ जो है वो 23 को जो है वो हमने मार्च करना है और 27 को यानी उसके इमीडिएटली 4 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। तो देखते हैं इसको कि किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट हो सके। पार्टी की सतह पे रखते हैं, मौलाना साहब का अपना मौक़िफ़ है, मगर बहरहाल मौलाना साहब भी पार्टी के अदारों जो अदारे फैसला करते हैं उसकी पाबंदी करते हैं। यानी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि महंगाई मार्च आप तकरीबन फाइनल समझ सकती हैं क्योंकि वो इज्तिमाई फैसला है पार्टियों का, मगर उन पार्टियों के पास भी जाया जा सकता है और अपनी पार्टी के फोरम्स पे भी जाया जा सकता है और सारी सूरत हाल सामने रखी जा सकती है। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ जो है ना फाइनल नहीं हुआ करती, उसमें देखा जा सकता है उस दिन के हालात, उस वक्त के हालात, उसको देखकर फैसलों को आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है चीमा साहब, क्या लगता है आपको पीडीएम ये लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं? देखिए पीडीएम में फजलुर रहमान साहब जो कुछ भी करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी बैकिंग नज़र नहीं कभी भी आई। वो लाहौर आए, उन्होंने इस्तकबाल पे नहीं गए, पेशावर गए, वहाँ पे साथ नहीं थे। मरियम बीबी की और बात होती है, शहबाज शरीफ साहब की और बात होती है, दोनों ज़िम्मेदार हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, दोनों की बात मुख्तलिफ होती है। सो मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम है, पीडीएम ने कभी ऐसे लगता है जैसे एहतजाज का जो काम है, ज़िम्मेदारी है, वो महज़ब अंदाज में कहें तो फजलुर रहमान साहब को दी हुई है। वो खुद उसमें शामिल नहीं होते और उन्होंने वो जिम्मेदारी ली हुई है क्योंकि वो कभी बेमज़ा नहीं हुए इस बात से कि वो जिम्मेदारी खुद पूरी कर रहे होते हैं। तो पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है कि जब मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल नहीं होती, मीनारे पाकिस्तान पे भी आए तो फिर भी शामिल अगर नहीं होती, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ऐसी मजबूरी उनकी है कि वो उन्होंने एहतजाज करना ही करना है, वो इनकी ज़िम्मेदारी है और वो उसमें शामिल हों या ना हों। लिहाजा मैं नहीं समझता कि फिर दूसरा कि अभी 27 को इलेक्शन है मार्च को, तो 27 मार्च को इलेक्शन को तो आप कह लें कि ये वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते, कोई नेक्स्ट को डेट दें। डेट भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट फाइनली समझे इस चीज़ को कि मार्च होगा 23 मार्च। नहीं, वो जो भी बात करते हैं, मरियम बीबी करें या फजलुर रहमान साहब करें या नवाज शरीफ साहब करें, हमेशा फाइनल करके करते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। ये तो नहीं होता। तो बाकी कामरान साहब ने वही बात करनी है जो फजलुर रहमान साहब ने की है, वो ठीक है बात इनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैंने एहतजाज में पहली बार जब ये आए थे एक लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि एहतजाज जो है, ये लॉन्ग मार्च जो है, ये बंद गली होती है। बंद गली में बंदा फंस जाता है। हमने 126 दिन का करके देखा है, ये एक मुश्किल काम है। जो ये तरीका जो इससे गवर्नमेंट टॉपल नहीं होती या गवर्नमेंट जो है डिसलॉज नहीं होती, लिहाजा इसमें जो फंस गया वो वापस इसमें दोबारा नहीं आता। सो मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि फजलुर रहमान साहब जिस तरह 6-7 दिन वहाँ बैठे इस्लामाबाद में सर्दी में, दोबारा नहीं आएंगे। मुझे ये इस बात का यकीन है। और फिर मुस्लिम लीग नून का शामिल ना होना ये फर्दर डिस्करेजमेंट उनके लिए। फिर ये कि फजल शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होना और नवाज शरीफ साहब का डिफरेंट होना, ये भी एक डिस्करेजमेंट है। और फिर ज़्यादातर लीडर जो हैं वो शायद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, मरियम बीबी के साथ नहीं है। लिहाजा ये शहबाज नवाज शरीफ के टो नहीं करते। फिर नवाज शरीफ साहब का भी अगर देखें तो स्टांस बार बार बदला है। जो गुजरावाला के जलसा में उन्होंने तकरीर की थी, वो बड़ी एक आप कह लें कि तारीख की बदतरीन तकरीरों में से एक थी कि जिसमें आप अपने मुल्क के अदारों का नाम ले रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनका नाम ले रहे हैं, तो फिर बाद में जाकर उनको वोट भी दे देते हैं, पूरी पार्टी को देते हैं। और मेरे भाई क्या नाम है खेलदास को भी वोट देना पड़ता है जब ऊपर से हुक्म आ जाता है। तो फिर आप कह लें कि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि आपके कौल फेल में बहुत बड़ा तजाद है, आपको कोई पता नहीं है, आप जस्ट बात और करते हैं, मतलब आपकी किसी बात का मतलब कोई नहीं है। आपकी अच्छा, इसका जवाब भी ले लेते हैं। कामरान मुर्तजा साहब है ना, उनके साथ उनसे जवाब भी ले लेते हैं, उसके बाद मैं कोहिस्तानी साहब की जानिब जाऊंगी। कामरान मुर्तजा साहब, ये चीमा साहब कह रहे हैं कि डिस्करेजमेंट भी आपको या आपकी जमात को मिलती है जब नून लीग आपके साथ मौजूद नहीं होती है, साथ खड़ी नहीं होती, स्पेशली जब भी कोई रैली हो या फिर कोई जलसा करना हो। तो खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनकी बात बिल्कुल डिफरेंट है, मरियम साहिबा की बात बिल्कुल डिफरेंट है। इसका क्या जवाब देंगे आप?
देखिए इस वक्त जो कुछ भी पॉलिटिक्स मुल्क में चल रही है वो हमारी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है। बाज़ पार्टीज़ ने हमको मुख्तलिफ औकात में ज्वाइन किया, बाज़ पार्टीज़ ने ज्वाइन नहीं किया। तो आप हमारा जो नैरेटिव देखेंगी वो 3.5 साल से उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो जाहिर है वो डिफरेंट पार्टियाँ, अगर उन्होंने कभी अपना अलग से फ़ैसला किया तो ये उनका हक़ है। पीपल्स पार्टी छोड़ गई वो उसका हक़ था, उन्होंने अपना जो ना वो ANP ने अपना अलग फ़ैसला किया वो उसका हक़ था। मुस्लिम लीग ने अगर कभी हमारे आज़ादी मार्चेस में जो है वो शिरकत तो भले की मगर उनका वर्कर नहीं आया, वो उनका हक़ था। मगर आप देखिए कि हमारा नैरेटिव चेंज नहीं हुआ, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो कामयाबी है वो हमारे उस मुस्तकिल नैरेटिव की वजह से, उसकी जो बड़ी मेन रीज़न है वो उसी नैरेटिव की वजह से, उस वजह से। ठीक है, खेलदास कोहिस्तानी साहब, मौलाना साहब ने जो हालिया बयान दिया है उससे लगता है ऐसा है कि अब PDM की जो जमातें हैं उनको ज़रूरत पेश नहीं आएगी इस्तीफ़े देने से। तो क्या हम ये समझे कि नून लीग ने मनाया है JUIF को या बाकी जमातों को कि अब इस्तीफ़े जो हैं वो नहीं देने चाहिए असम्बलियों से, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी के बाद ये फैसला किया गया है? नहीं, देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और ये जब पीपल्स पार्टी आमादा नहीं हो रही थी, हमने उस वक्त भी कहा था कि मुश्तरका अगर उस वक्त हम इस्तीफा दे देते तो उनके नतायज बहुत अच्छे आते, जो हमारी टारगेट था अचीव हो जाता। मगर ज़ाहिर पीपल्स की मजबूरियां थी, जो भी था कुछ वो जैसे कामरान साहब ने कहा कि वो अलग हो गई। तो फिर हमने समझा कि अगर पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी पार्टियां हम देते हैं तो ये कोई इतना नतायज नहीं दे सकेगी। तो आप अब जो है, अब इस वक्त यही सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है। तो हम अगर इस्तीफा की आज बात करें तो वो नतायज नहीं आएंगे। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो आप कह रही हैं कि मार्च होगा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हैं। उन्होंने सूबा सिंध की जो PDM है उसका इजलास किया था, उसके बाद PDM KPK का उसने इजलास किया है। वो चारों सूबों में जा रहे हैं और तैयारी बिल्कुल भरपूर अंदाज से जारी है। जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि सियासत में कोई हर्फ़े आखिर नहीं है, तो मगर मैं समझता हूँ कि KPK में काफ़ी इलेक्शन हो गए, बाकी जो अजला हैं इतनी बड़ी हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और जो आप कह रही हैं PMLN में, देखें जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि इनके अंदर भी पार्टी में हर किसी अंदर एक इदारे बने हुए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, CWC की है, वो सारे जो फैसले हैं वो पार्टी अपने अंदर फैसला करके फिर PDM के सामने रखती है। तो PDM में जब फोरम पे सारे बैठते हैं, 10 पार्टियां हैं उधर तो सबके जो मौक़िफ़ आता है तो एक मुश्तरका फैसला होता है। जो भी अभी इस मार्च की डेट दी गई मुश्तरका है। बाकी मैं फवाद चौधरी साहब को देखो, उनको फोबिया है नवाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान साहब की, ये अगर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे ये बताएं JUIF ने जब आज़ादी मार्च किया था, एक गमला क्या इस्लामाबाद में इतने लाखों लोग आए थे, आप मुझे बताएं कोई नुकसान हुआ था? मगर ये जो बड़े लिबरल हैं, PTI बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने PTV पे भी हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट में भी हमला किया। तो मैं समझता हूँ था, मगर हम मौलाना साहब ने कभी भी ऐसी, हम उनके साथ चल रहे हैं 3.5 साल के बाद। मेरे ताल्लुक हिंदू बरादरी से है, मगर मैं उनकी जमात का डिसिप्लिन या उनका जो तर्ज सियासत है वो पुरअमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आप उनको तनकीद करें, मैं समझता हूँ ये इस तरह के खौफजदा हैं PDM से, तो इनके पास कोई बातें नहीं होंगी जाके। चीमा साहब, ठीक है, चीमा साहब खौफजदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM से, और ये बात एहसन इकबाल साहब ने भी की कि इस हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया, और अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी ये बात कर दिया। तो वाकई में क्या कोई फोबिया हो गया है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या PTI की हुकूमत डर गई है? देखें, पहली बात तो ये कि दो बातें मैं करूंगा। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब को फोबिया हमें क्यों होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है कन्विक्टेड हैं। कन्विक्टेड जिसको मेरे मुल्क की 2 अदालतों ने सजा दी है, एक नायब कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने दी है, और उनकी बेटी को भी सज़ा दी हुई है। अगर आप कह लें कि मोहर लग जाए एक बंदे पे करप्ट होने की या अकामा रखने की, और अकामा क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का इंस्ट्रूमेंट है, बुनियादी सोर्स है, लाइसेंस है, पैसे छुपाने का एक ज़रिया है। सो एक ऐसा बड़ा सबूत है कि एक बंदे का जो वज़ीर-ए-आज़म ऐसे एक मुल्क का, उसको अकामा रखने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों उसने रखा, दूसरे मुल्क में मुलाजम क्यों था। तो नवाज शरीफ साहब की तो ट्रांसपेरेंसी या नवाज शरीफ साहब की ईमानदारी तो
अकामा को देखते ही, अकामा का लफ्ज़ सुनते ही समझ आ जाती है। लिहाजा ऐसे एक नॉन ट्रांसपेरेंट या जिस पे करप्शन के दाग हों, सजा हो, कन्विक्टेड हो, उससे हमें क्यों ऐसा मुखालफ तो हर एक के चाहिए। दूसरी बात की कामरान साहब ने, उन्होंने कहा कि हमें नैरेटिव उनका ये है कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है। कामरान साहब देखें, हमारा इस साल 1300 अरब रुपया टैक्स बढ़ रहा है। 1300 अरब टैक्स जो है कभी 4 सालों में भी नहीं बढ़ा किसी गवर्नमेंट का। हमने 1300 अरब रुपया एक साल में टैक्स बढ़ा रहे हैं, पिछले साल भी 800 अरब टैक्स बढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हो जाए और लोग टैक्स ज़्यादा दें? कभी ऐसा होता है कि इकानमी आपकी कंट्रैक्ट हो रही है, सुकड़ रही हो और आपका टैक्स जो है वो 25% बढ़ जाए? कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी 36% एक्सपोर्ट बढ़ जाए और आपकी इकानमी का बेड़ा गर्क हो जाए? कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो 32 अरब डॉलर पे पहुंच जाए 21 से उठ के, तो आपकी इकानमी का बेड़ा गर्क हो रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की आप कह लें कि एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो रही हो? जब आप छोड़ के गए थे, मुस्लिम लीग नून की छोड़ के गई थी, तो 5.2% यहाँ पे 5.79% बेरोजगारी थी, आज 4.8% है। इसके साथ एक और अनफॉर्चुनेट था कि तारीख में पहली बार जो लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे उनमें बेरोजगारी 20.1% थी। 20.1% बेरोजगारी 2018 में नौजवानों में थे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे। इस तरह का इतना ही बुरी परफॉर्मेंस कभी किसी ने इकानमी में नहीं दी जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने दी। तो इस परफॉर्मेंस के साथ महंगी बिजली आप खरीद के गए, महंगे आपने प्लांट लगाए, सारे आप कह लें हाइडल पे आपने काम नहीं किया, आपने सारे क्या नाम है फर्नेस ऑयल पे लगा दिए। $9.5 लाख का लगता था 1 मेगावाट, आपने $16.5 लाख का लगाया। ठीक है, बिजली के आप कह लें कि आपने क्या नाम है पन बिजली ना ये सोलर आपने महंगी खरीदी, आप विंड बिजली आपने महंगी खरीदी, आपने मोटर पे महंगी बनाई। महंगाई बहुत ज्यादा है, 11.5% पे महंगाई इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पहुंची हुई है। तो इसके बाद अब ये मिनी बजट जो आने लगा है, वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो खुद ये मान रहे हैं कि हमें बड़ी सख्त शराइत जो हैं वो IMF की माननी पड़ी हैं और इससे डेफिनेटली आगे जाके महंगाई जो है वो बढ़ेगी। ये शौकत तरीन साहब की बात बिल्कुल ठीक है, शौकत तरीन साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें माननी इसलिए पड़ी कि इस मुल्क में 1988 से लेकर 1999 तक 10 सालों में 8 बार बेनजीर और नवाज शरीफ 10 सालों में 8 बार IMF के पास गए। 2 बड़े जो कर्जे लिए गए भुट्टो साहब के बाद, $4.93 अरब का मुस्लिम लीग पीपल पार्टी ने लिया और $4.3 अरब का मुस्लिम लीग नून ने लिया। ये कल्प्रेट थे। हमें जब हमारे पास गवर्नमेंट आई, इन्होंने आखिरी बार दिया 5 अरब डॉलर देते थे डेट पेमेंट। हम आज $12 अरब सालाना डेट पेमेंट कर रहे हैं, डेट सर्विसिंग हम $12 अरब की कर रहे हैं। इनके लिए हुए पैसे हम वापस कर रहे हैं, मजबूरी है इसकी। और बिजली के हवाले से बात करें तो बिजली का 2030 तक 2500 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, बिजली पैदा हो या ना हो, हमने उसके पैसे देने हैं। आज बिजली पैदा होती है 13,000 मेगावाट, हम कैपेसिटी चार्ज देते हैं 28,000 मेगावाट के। ये जो एग्रीमेंट है ये खेलदास की मुस्लिम लीग नून करके गई है, हमारी मजबूरी है। ठीक है, खेलदास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खेलदास साहब। जी खेलदास साहब। मैं चीमा साहब को जितना नवाज शरीफ की ताकत और पॉपुलैरिटी का पता है लाहौर में, मैं समझता हूँ और किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये इलेक्शन में जा रहा था, इनको पता है कि इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, फिर इन्होंने अपना वो खुद ही जो है अपना फार्म रिजेक्ट किया और इलेक्शन ही नहीं लड़े। तो दूसरी बात ये मैं बता दूं, ये सारे झूठे केसेस हैं नवाज शरीफ साहब को, जो इमरान खान और उनके हवारियों ने उनके फरमाइश में बनाए हुए थे, वो सारे खत्म होंगे। इंशाल्लाह नवाज शरीफ सुरखरू होगा जैसे पहले हुआ था, और वो आएगा और आके मुल्क की भागदौड़ संभालेगा और चौथी दफा वजीर आज़म बनेगा। और मैं इनको बता दूं, ये उनको सजा तो अदालतों ने दी थी ना खेलदास साहब। जल्दी आके सुरखरू हो जाए ना, लेट ना करें खेलदास प्लीज लेट ना करें, जल्दी आके सुरखरू, हमें खुशी होगी, कंप्लीट करने दें, हमें खुशी होगी, वो जल्दी आके सुरखरू हो जाए। उनको भी बोलने दें। जी सजाएं मिली थी, वो सुरखरू होकर आए थे। तो मैं समझता हूँ चीमा साहब को अंदाजा है, अगर अंदाजा नहीं होता तो वो इलेक्शन जरूर लड़ते। इसी को अंदाजा महंगाई का भी था, इसी को अंदाजा ये भी था कि नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो की ताकत है उसके बयानिए में, इसलिए ये इलेक्शन नहीं लड़े। तो फैसला तो अवाम को करना है ना, इनको नहीं करना है। अगर पाकिस्तान की अवाम चाहती है नवाज शरीफ को,
तो वो उसको वोट करती है। तो मैं समझता हूँ ये सारे इल्जाम इनके झूठे हैं और ये झूठ के जो है एक दिन खत्म होगा। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, वक्त हमारे पास कम है। मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और ANP को कभी भी अपना मुखालिफ नहीं समझा है, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले वक्त में या फिर ये जो मार्च होने जा रहा है उससे पहले दोबारा से शामिल करने की PDM में इन जमातों को कोशिश की जाएगी? देखिए ये तो जमहूरी ताकतें हैं ना, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पीपल्स पार्टी ने, शहीद भुट्टो की सूरत में, शहीद बीबी की सूरत में, वो ANP में गफ़ार ख़ान साहब ने, वली ख़ान साहब ने, उनकी कुर्बानियों को, उनकी तकलीफ़ों को तो कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनके पास एक तारीख़ है दोनों जमातों की, भले हमारे और उनके नज़रियात में बहुत बड़ा फ़र्क है, मगर इसके बावजूद हमारा एहतराम का रिश्ता है और ये मुमकिन तौर पे हो सकता है कि वो हम सारे मिल के इकट्ठे चलें और उस इकट्ठे चलने के नतीजे में जो है इस हुकूमत से, इस सिस्टम से हम निजात हासिल करें और उसके नतीजे में अवाम को कोई रिलीफ दिला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम, हमें इजाज़त दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।